तो एएस मित्र की क्लासेस में आपका स्वागत है और हम हैं आपके साथ आज एक बार फिर से। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री और हिस्ट्री में हमने जो है प्राक ऐतिहासिक काल अपना पिछली वीडियो में ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, तो एक बात और कि ये क्लासेस जो हैं हम कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है उनके लिए है, लेकिन जो 6 to 12 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल रहेगी। अगर वे इससे पढ़ने के बाद अपनी बुक से कवर करना चाहते हैं तो उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो मेरे छोटे से और बड़े से सभी स्टूडेंट्स आप सबको आज का नमस्कार। तो चलो हम चलते हैं। हमने अपनी प्राग ऐतिहासिक काल के जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। क्या था कि इतिहास 3 पार्ट्स में डिवाइड था, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिक पीरियड। तो हमारा प्री हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री यानी कि आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है, जो इतिहास है उसके जनक कौन थे? उसके जनक थे हेरोडोटस। और लेकिन जो ये हमारा आदि ऐतिहासिक काल है इसके जनक अलग अलग, मतलब 3 पार्ट्स में है ना डिवाइड, तो तीनों के अलग अलग भी पूछ सकता है। केवल एक हिस्ट्री करके भी पूछ सकता है, तीनों की अलग अलग भी पूछ सकता है। तो जो हमने प्री हिस्ट्री पढ़ी थी उसके मैंने कल आपको बताया था रॉबर्ट क्या था? ब्रूस फूट। रॉबर्ट ब्रूस फूट जो थे वो प्रागैतिहासिक काल के थे। तो आज हम पढ़ेंगे आदि ऐतिहासिक काल के बारे में। 4 जो हैं पुरातत्ववेद हैं, सर्वेक्षण वाले हैं, खोज की वो है, तो 3-4 ना अलग अलग हैं। तो हमें ना उन सबको ही देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम उसे देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता, क्योंकि हमने देखा कि प्राग ऐतिहासिक काल में पत्थर का काम था, वो आदि मानव थे। अब क्या हुआ कि आदिम मानव वाला सिलसिला ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब हम एक नई उसमें आ गए हैं, यानी कि आदि ऐतिहासिक काल। अब क्या होने लगा है कि जो आदि ऐतिहासिक काल में जो हम कवर करते हैं वो करते हैं कवर क्या? सिंधु घाटी की सभ्यता। इसे सिंधु घाटी की सभ्यता ही क्यों कहते हैं? इसे सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि जो सिंधु घाटी है ना, जो सिंधु नदी है, सारे जितने भी नगर हैं वो उसके आसपास ही बस रहे थे। ठीक है, तो इसलिए उसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं हम। और अगर हम क्लास 6-7 में देखें तो ये 2nd-3rd चैप्टर आता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले आता है नाम चार्ल्स मैसन का। चार्ल्स मैसन कौन थे? चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले बताया सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में। कब बताया? 1826 में बताया। 1826 में क्या बताया? चार्ल्स मैसन। अगर बताया, अगर पूछे सबसे पहले किसने बताया सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो किसने बताया? चार्ल्स मैसन ने बताया। जो अलेक्जेंडर कनिंघम है उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस चीज़ का सर्वेक्षण किया, यानी कि वहाँ जाके वहाँ सिंधु घाटी की जो नदी है उसके किनारे वहाँ पे क्या है क्या नहीं है, इन सब चीज़ों का सर्वेक्षण किसने किया? सर्वेक्षण किया अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ये जो 3-4 नाम है बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इन्हें ना हमें याद करना ही पड़ेगा, चाहे हम इन्हें रट के याद करें चाहे कैसे भी याद करें। तो चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले बताया 1826 में, और जो अलेक्जेंडर कनिंघम है उन्होंने क्या किया? इस चीज़ का सर्वेक्षण किया 1856 में। और जॉन मार्शल कौन है? जॉन मार्शल इस काल के क्या कहलाए जाते हैं? जनक कहलाए जाते हैं। जॉन मार्शल ने जो है इस काल का जो जनक है वो कौन कहलाया जाएगा? जॉन मार्शल। ठीक है, तो अब चौथा नंबर है दयाराम साहनी। ये नाम अधिकतर सबने ही सुना होगा। तो जॉन मार्शल ने किसे अडॉप्ट किया? दयाराम साहनी को। उन्होंने बुलाया कि भाई ऐसे ऐसे बात है। ठीक है, उन्होंने बुलाया कि भाई ऐसे ऐसे बात है, अब आप देख लीजिए कैसे करना है कैसे नहीं करना है। इस तरीके से पता लगा है कि जो ये इंडिया में ये सिंधु घाटी है इसके किनारे लग रहा है कि कुछ है। क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि हमारे घर भी, अगर हम अपनी दादी या नानी के पुराने घरों में जाएं तो क्या है ना कि सड़कें तो ऊंची होती चली जाती है और घर नीचे होते चले जाते हैं, है ना। तो कुछ घर धीरे धीरे पहाड़ियाँ आ जाती हैं उनमें, है ना। तो अब ये तो जो दादी नानी के घर होते हैं 100-150 साल पुराने, 80 साल पुराने,
50 साल पुराने घर भी नीचे आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो ये सिंधु घाटी की सभ्यता है ये कब की है, ये है आपकी हमारी 2500 से 1500, तो कितने साल पहले होगी। 2500 तो पहले मान लो ईसा के पूर्व से, और 2000 अब मान लो, तो 4500, करीब 4500 के आसपास की, मतलब इतने ज़्यादा साल हो गए हैं। तो अगर कोई घर होगा भी तो क्या होगा, बिल्कुल दब चुका होगा, केवल उसकी चोटी या कुछ। तो इस तरीके से छोटे छोटे साक्ष्य मिल रहे थे, तो उन लोगों ने कहा कि चलो भाई देखते हैं क्या है भाई ये चीज़, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, चलो भाई एक बंदे को बुलाया। कौन था वो बंदा, दयाराम साहनी। भाई तू इधर आ और आगे जरा ये सब चेक कर कि ये सब हो क्या रहा है, ठीक है। तो दयाराम साहनी ने 1921 में, कब, 1921 में क्या किया, अपनी खुदाई को जारी किया। तो जब उसने खोदना स्टार्ट करा ना, अरे भाई धीरे 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 ये क्या है, इसे खोदना शुरू करा और उसने एक चीज़ और कह दी थी कि भाई देख जैसे भी खोदेगा खोद ले, लेकिन कुछ भी चीज़ इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। तो धीरे धीरे जब उसने खोदना शुरू करा तो देखा क्या, ये तो पूरा का पूरा एक कमरा निकल आया। फिर उसने आसपास खोदना शुरू करा तो वो तो पूरा का पूरा एक घर निकल आया। और जब उसने देखा कि घर, तो फिर क्या और खुदवाया तो पूरा का पूरा एक शहर निकल आया। और उस शहर का क्या नाम था, हड़प्पा। क्या नाम था, हड़प्पा। तो इसलिए इसे हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता भी के नाम से भी इसे जानते हैं, और सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी हम इसे जानते हैं। हड़प्पा के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि जो सबसे पहले जहाँ खुदाई हुई, जो दयाराम साहनी ने की थी 1921 में, ठीक है, तो वो जो शहर था वो उसका नाम है हड़प्पा। तो इसलिए इसे पहले खुदाई के नाम पर ही इस सभ्यता का नाम भी रख दिया गया। तो इस सभ्यता का क्या नाम रख दिया गया, हड़प्पा की सभ्यता, ठीक है। तो इसको हम आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो क्या है कि अब हम देखते हैं कि सभ्यता मतलब क्या है। जैसे एक घर है हमारा, है ना, इसमें संस्कार सब एक दूसरे को देते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो जब ये बड़े लेवल पे हो जाता है और बहुत बड़े लेवल पे आ जाता है, एक पूरे देश के लेवल पे हो जाता है, तो एक पूरी सभ्यता बन जाती है, तो उसको बोलते हैं सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता तो मैंने आपको बताया क्योंकि सिंधु रिवर के आसपास ये शहर मिले हैं, तो इसलिए इसे जो नाम दे दिया गया है वो सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम दे दिया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने देखा होगा कि हमारे जो NCERT की बुक्स हैं उनमें भी ये चीज़ें बता रखी हैं, बहुत इजीली वे में बता रखी है कि देखो अब हम शहर में हैं, लेकिन पहले क्या थे, गांव थे, ठीक है। लेकिन गांव से पहले भी क्या थे, गांव से पहले भी शहर थे, और उस शहर से पहले क्या थे, गांव थे। तो हमारा दिमाग जो है चकरा जाता है। आज शहर हैं, पहले गांव थे। पहले गांव का मतलब वैदिक काल में, जो कि हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल में। और उससे पहले शहर यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल में, और उससे पहले गांव यानी कि जो हमने पढ़े थे प्राग ऐतिहासिक काल में, ठीक है फ्रेंड्स। आपको यहाँ सबका समझ में आ गया होगा। चलो अब हम आगे चलते हैं। तो क्या करा, दयाराम साहनी ने खुदाई की और भाई उन्होंने पूरा का पूरा शहर खोज निकाला। तो इसी के नाम पे जो है दे दिया गया क्या नाम, दयाराम साहनी के नाम को हमने 1921 हड़प्पा सभ्यता। तो ये सब चीज़ हमें याद रखनी है कि सबसे पहले खोज कौन से शहर की हुई, सिंधु घाटी की सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता की। किसने खुदाई की, दयाराम साहनी ने की। कौन से सन में की, 1921 में की, ठीक है। ये 3 क्वेश्चंस रेडी। चलो अब आगे हम बढ़ते हैं। तो क्या हुआ कि ये जो सभ्यता है वो हमारी एक चौकोर वे में नहीं हुए। चौकोर वे मतलब कि हमारा जो इंडिया है वो कुछ इस टाइप से है, तो इधर इधर ऊपर नीचे हर जगह नहीं मिली है। जब दयाराम साहनी ने इसकी खोज की तो उसके बाद अंग्रेज़ों का दिमाग और खिसका कि भाई यहाँ तो पूरा का पूरा एक नगर निकल आया, तो क्या पता और भी आसपास हो। तो उन्होंने अलग अलग लोगों से खुदाई करवानी अलग अलग स्थान पे प्रारंभ की। जहाँ से भी कुछ हल्का सा महसूस होता था वहीं से वे लग जाते थे, चलो भाई यहाँ से भी खोदो और वहाँ से भी खोदो, ठीक है ना। जैसे आजकल गवर्नमेंट गड्ढे खोदती रहती है ना, जगह जगह सड़क तोड़ पे बंद नहीं करते हैं, कुछ इसी टाइप से। तो उन्होंने भी खोदना प्रारंभ किया। तो खोदते खोदते क्या देखा कि यहाँ तो एक शहर नहीं कई शहर निकल आए। कितने शहर, समथिंग 300 के आसपास शहर जो है
वे सिंधु घाटी की सभ्यता के निकल चुके हैं। और 300 शहर में से सबसे ज़्यादा जो शहर मिले हैं वो कहाँ मिले हैं, इस साइड, यानी कि गुजरात में अकेले 200 से 250 शहर हमें मिले हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता में थी वो किस आकार में थी, त्रिकोण आकार में थी। कौन सी, त्रिकोण, यानी कि त्रिभुज का आकार, पिज्जा इस टाइप से। ठीक है, तो त्रिभुज के आकार में सबसे पहले ऊपर और एक इधर का अगर कोना लिया जाए तो यहाँ गुजरात के पास, और अगर नीचे यानी कि दक्षिण का कोना लिया जाए तो यहाँ महाराष्ट्र के पास, और सबसे ऊपर पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम बनाएं तो एक क्या बनता है, एक ट्रायंगल बन के आता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक ट्रायंगल बन के आता है। लेकिन ट्रायंगल तो ठीक है, तो इधर भी तो विकास हुआ होगा, यानी कि पूर्वी एरिया में भी तो विकास हुआ होगा थोड़ा बहुत। तो फ्रेंड्स, हमारा अगर ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि क्या सिंधु घाटी की सभ्यता चारों कोनों में से, यानी कि उत्तर, पूर्व, है ना, पश्चिम और दक्षिण, इनमें से सबसे कम इसका फैलाव कहाँ हुआ था, इसका विस्तार सबसे कम कहाँ था, तो पूर्वी साइड इसका विस्तार सबसे कम हुआ था। और जो पश्चिमी साइड है उसका विस्तार सबसे ज़्यादा उस साइड हुआ था, यानी कि पाकिस्तान की साइड। आज के टाइम तक वो जो एरिया आता है वो पाकिस्तान में आता है। ठीक है, तो अधिकतर जो शहर है वो पाकिस्तान में जा चुके हैं। तो चलो हम देखते हैं, तो सबसे पूर्वी में कौन सा शहर आता है, तो सबसे पूर्वी में आता है हमारा मांडा। कौन सा आता है, मांडा। और सबसे पश्चिमी में कौन सा आता है, सुटका गेंडोर। कौन सा आता है, सुटका गेंडोर। सबसे दक्षिणी में कौन सा शहर आता है, दायमाबाद। और सबसे पूर्वी में कौन सा आता है, आलमगीरपुर। अब ऐसा कुछ नहीं कि बिल्कुल ही ट्रायंगल था, थोड़ा सा आलमगीरपुर इस साइड था तो कुछ इस टाइप से बन के आता है ना, तो इसलिए वो थोड़ा सा उसे हटा के पूरा ट्रायंगल वे में कर दिया गया। तो इसलिए इसे कहते हैं कि ये कैसी व्यवस्था थी, त्रिभुजाकार। ठीक है, कैसी थी, त्रिभुजाकार। तो सबसे पूर्वी में कौन सा था, सबसे पूर्वी में मांडा, पश्चिम में सुटका गेंडोर, दक्षिण में कौन सा है, दक्षिण में है आपका दायमाबाद, और पूर्वी में कौन सा है आपका आलमगीरपुर। ठीक है, ये चारों शहरों के नाम हमें याद रखने हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। क्या आंसर, पूर्वी मांडा, पश्चिमी में क्या आएगा, पश्चिमी में सुटका गेंडोर, दक्षिणी में क्या है दायमाबाद, और पूर्वी में क्या आता है आलमगीरपुर। ठीक है, लेकिन इन शहरों के नाम तो हमने याद कर लिए, लेकिन इन शहरों के नाम के साथ साथ ये किस नदी के किनारे हैं ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो जो मांडा है वो कौन सी नदी के किनारे है, चिनाब। अब हम एक क्वेश्चन हमारे मन में उठता है, या ये तो ये कह रहे थे कि सिंधु घाटी की सभ्यता है, सिंधु नदी के किनारे मिले हैं सारे शहर, लेकिन ये शहर मांडा तो चिनाब के किनारे है भाई, ये क्या गड़बड़ हुई। तो दोस्तों, जो चिनाब है वो भी कहीं ना कहीं जाके सिंधु घाटी की नदी से ही मिल जाती है, क्योंकि जितनी भी ये नदियां हैं कहीं ना कहीं जाके किस नदी से मिल जाती हैं, सिंधु नदी से ही मिल जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे जो पूर्वी जो आपका उत्तरी एरिया है, ठीक है, मांडा, तो जो मांडा है वो कौन सी नदी के किनारे है, चेनाब नदी के किनारे है। जो सुटका गेंडोर है वो कौन सी नदी के किनारे है, डास्क नदी के किनारे है। और जो दायमाबाद है वो किस नदी के किनारे है, प्रावरा नदी के किनारे है। और जो फिर हमारा ये पूर्वी एरिया बसता है आलमगीरपुर, जो कि हमारे गाज़ियाबाद की साइड आता है, वो कौन सी नदी के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे है। देखा भी होगा आपने, गाज़ियाबाद में हिंडन नदी जो है बस वहीं तक था सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग, बस जो गाज़ियाबाद है वहाँ तक के बसे हुए थे। ठीक है, अब ये चार चीज़ एक साथ याद करने सर दर्द है, तो एक इसमें छोटी सी ट्रिक है, अगर आपको अच्छी लगे तो आप वो देख सकते हैं, नहीं तो अगर आपको याद करने में आसानी हो तो याद भी कर सकते हैं। तो आपकी ट्रिक क्या है, ट्रिक आपकी पड़ती है सम बराबर ऐड। क्या पड़ती है, सम। जो हिंदी में सम होता है उसका मतलब क्या होता है, इंग्लिश में उसका मतलब होता है ऐड करना, है ना।
जो हिंदी में सम होता है उसका इंग्लिश में क्या मतलब होता है? उसका इंग्लिश में मतलब होता है ऐड करना। तो सम बराबर ऐड। से सुत का गेंडोर, मैं से मांडा, ए से आलमगीरपुर और दी से दायमाबाद। यानी कि से सुत का गेंडोर, मैं से मांडा, ए से आलमगीरपुर और दी से दायमाबाद। ठीक है, हम इसमें कहाँ से शुरू कर रहे हैं? पश्चिमी से। सुत का गेंडोर, मांडा, आलमगीरपुर और दायमाबाद। ठीक है, चलो ये तो याद हो गया। लेकिन नदी कैसे याद करेंगे? तो नदी की भी एक ट्रिक होती है। क्या वो है कि डच हैं, जो डच पहले अंग्रेज़ों से पहले डच ने भी, है ना, अंग्रेज का मतलब ये नहीं था कि केवल एक अंग्रेज ने ही शासन किया था। अलग अलग लोग आए थे हमारे देश में शासन करने के लिए। आए तो व्यापार करने के लिए थे, पर शासन करने लग गए। चलो खैर, वो तो हम पढ़ेंगे बाद में। तो अभी हम फिलहाल यहाँ जाते हैं। तो क्या है? डच हैं मगर भारत में नहीं। तो इसका इससे क्या कनेक्शन बैठेगा? देखिए, हम देखते हैं। डच हैं पर भारत के नहीं। तो जो भारत में नहीं है वो तो हम कैंसिल कर देते हैं। डच हैं पर, ठीक है। तो सुत का गेंडोर कौन से है? डास्क नदी। मांडा जैसे चेनाब नदी। आलमगीरपुर है से हिंडन नदी। और दायमाबाद पैसे प्रावरा नदी। ठीक है, बहुत इजी वे में है। क्या कि डच है मगर भारत में नहीं। तो सुत का गेंडोर, डास्क नदी, मांडा, चेनाब नदी, आलमगीरपुर, हिंडन नदी और डी से दायमाबाद प्रावरा नदी। तो बताइए, अब आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन से बोलते जाएगा। दक्षिणी भाग में कौन सा है? दायमाबाद। ठीक है, दक्षिणी भाग दायमाबाद। पश्चिमी भाग में क्या है? सुत का गेंडोर। पूर्वी भाग में आलमगीरपुर और उत्तरी भाग में मांडा। ठीक है, मांडा कौन सी नदी के किनारे है? चेनाब नदी। आलमगीरपुर जो कि पूर्वी में है, आलमगीरपुर वो कौन सी नदी के किनारे है? हिंडन नदी। दक्षिणी में क्या है? दक्षिणी में दायमाबाद है। दायमाबाद कौन सी नदी के किनारे है? प्रावरा नदी। और सुत का गेंडोर कौन सी नदी के किनारे पड़ता है? डास्क नदी। ठीक है, ये सब आपकी याद हो चुका होगा। और ये सब चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा, उसमें हमें ये देखना है कि हम वीडियो को देखते देखते ही याद कर ले। ठीक है, वैसे नोट्स तो बनाने ही पड़ते हैं, लेकिन याद हमें अभी से करना स्टार्ट करना होगा। ठीक है, चलो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्या है कि अब हमें पता चल गया है कि जो ये सिंधु घाटी की सभ्यता है वो त्रिकोण वे में फैली है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा मिला? सबसे पहले मिला हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा। तो जो हड़प्पा की खोज किसने की? वो किसने की? दयाराम साहनी ने। कौन से उसमें की? 1921 में की। तो अब क्या होता है कि ये एक शहरी योजना है। इस चीज़ का हमें कैसे पता चला? गांव भी का भी तो हो सकता था, ज़रूरी है कि शहर के ही घर होंगे, क्या पता गांव के हों, है ना। तो ये कैसे पता चलता है कि शहर के हैं या गांव के हैं? तो ये पता ऐसे चलता है कि जो हमें अवशेष मिले हैं, देखो लिखित चीज़ में मिला तो है, ठीक है, लेकिन वो आज तक पढ़ा नहीं जा सका। पता नहीं भैया कौन से लैंग्वेज में भी लिख के गए थे, तो वो आज तक कभी भी पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, तो आधे काल में क्या है? लिखित मिला तो है पर पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि फिर कैसे हमें पता चला कि भाई वो नगर की व्यवस्था थी और ये गांव की व्यवस्था है। जब हम वैदिक काल पढ़ेंगे तो वो उसमें गांव है। वो हमें ऐसे पता चलता है कि देखो, जो हमें घर मिले हैं, है ना, और जो हमें पूरा नगर मिला है, तो उसमें क्या था कि उसमें जो सड़कें हैं वे बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे को काटती हैं। जैसे कि चौराहा है होता है ना, वो बिल्कुल 90, यूँ नहीं कि ए ऐसे जैसे गांव में होती है ना, यहाँ को मुड़ गए, ए फिर यहाँ को मुड़ गए, कुछ इस टाइप से बना होता है हमारे गांव में, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं मिला है। जहाँ वो जो सड़कें मिली है ना, वे एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटती हुई मिली है। दूसरी चीज़ कि गांव में आपने देखा होगा पानी की बहुत गंदी व्यवस्था होती है। नलकों, वहाँ नालियों में से पानी निकला
और बह के जी पता चला दूसरे के घर में ही घुस गया। इस तरीके से भी होता है। वैसे सड़कों पे आ जाता है, डेली का पानी है, नाली की कोई व्यवस्था नहीं है, फिर क्या होता है, मच्छर होते हैं, गंदगी होती है। पर जो ये वाली व्यवस्था थी इसमें कोई भी गंदगी नहीं थी, यानी कि हम कह सकते हैं कि उन लोगों को साफ़ सफाई पसंद थी। वो किस तरीके से कह सकते हैं हम, देखो कि जो वहाँ पे नालियाँ थी ना, एक तो वे नालियाँ बिल्कुल पक्की मिली हैं, पक्की ईंटों की बनी हुई मिली हुई हैं, ठीक है। और उन नालियों से छोटी छोटी नालियाँ, यानी कि जितनी भी घरों की छोटी छोटी नालियाँ थी ना, वो आके बड़ी नालियों में, जैसे इधर से घर से निकली, इधर घर से निकली, और वे आगे कहाँ, एक बड़े नाले में मिल रही थी, ठीक है। और बड़े नाले में थोड़ी थोड़ी जगह पे क्या था, एक बड़ा होल था, जिससे हटा के वहाँ से साफ़ सफाई कर सकते थे। तो इस तरीके से जो ये नियोजन है, ये तो शहरों में होता है ना, गांव में तो होता नहीं है। तो इस तरीके से हमें इस चीज़ के परिणाम मिले हैं कि ये एक शहरी व्यवस्था थी। सड़क इसकी 90 डिग्री पे कट रही थी, जो नाली थी उनकी व्यवस्था बहुत सुव्यवस्थित तरीके से। और एक चीज़ और कि जो जैसे कि उन्होंने बीच बीच में यहाँ पे गड्ढे दे रखे थे, तो उससे हमें पता चलता है कि इन्हें सफाई की बहुत अच्छी आदत थी। और जो नालियाँ जो सड़कें बनी हुई थी वो किस तरीके से बनी थी, वो बनी हुई थी पूर्व से पश्चिम की ओर, जिससे कि क्या होता है, जब हवा चलती है तो सड़कें साफ, ठीक है। कितना माइंड था भाई उन लोगों में। तो हमने अब ये जान लिया कि किस तरीके से, और क्या मिला है कि आयताकार घर मिले हैं, ठीक है। उन घरों में कैसे मिला है, एक वॉशरूम भी मिला है, यानी कि बाथरूम, स्नान घर भी मिला है, यानी कि आपका बाथरूम, टॉयलेट, और किचन भी मिली है, जिसे हम कहते हैं क्या, रसोई घर, ठीक है। तो सब इस तरीके से सब घरों में व्यवस्था थी किस चीज़ की, बाथरूम की भी, वॉशरूम की भी, किचन की भी, ठीक है। एक चौक भी होता था बीचों बीच, और यहाँ तक कि 2 फ्लोर्स के घर भी मिले हैं, यानी कि 2 मंजिला घर भी मिले हैं। ऊपर घर के लिए सीढ़ी, वैसी वाली सीढ़ी, ये वाली सीढ़ी नहीं, जैसे जीने होते हैं ना, उस तरीके से उन्होंने बना रखा था ऊपर चढ़ने के हिसाब से भी। तो देखो यार, आज से इतने साल पहले कितना ज़्यादा माइंड था लोगों के अंदर, ठीक है। तो अब एक चीज़ और, अब हमारे दिमाग में ये आता है कि 1520 ईस्वी, ये तो आसपास मुग़ल राज कर रहे थे, इसमें ये सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ से आ गई। तो देखो क्या होता है कि एक लाइन है, यहाँ पे हुआ किसका, ईसा मसीह का जन्म। तो ईसा मसीह के जन्म से जो नंबरिंग है, शताब्दी जो चलती आ रही है, वो बिल्कुल सही चलती आ रही है, 1 2 3 4 इस तरीके से, है ना, 500 600 700, है ना। आज हम कौन से उसमें जी रहे हैं, 2023 में जी रहे हैं। लेकिन ईसा मसीह के जन्म से जो पहले है उसमें क्या था, उसमें उल्टी चलती थी। अब देखो, जब से यहाँ पे ये है, तो अगर हम यहाँ पे अगर 1 मानेंगे तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, ठीक है। तो जब ये ऐसे चल रही है, तो जब हम इसे पढ़ते आएंगे तो उल्टा ही तो पड़ेगा ना, 4 3 2 1। तो इस तरीके से 2500 से 1500, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो जब हमें ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ से देखने को मिलती है, 2500 ईसा पूर्व से, इसलिए इसे ईसा पूर्व, यानी कि ईसा के जन्म से पहले, बिफोर क्राइस्ट, और ईसा के जन्म के बाद एडी, एना डोमिनी, ठीक है। इस तरीके से हम इसे लिखते हैं। तो दोस्तों, अब हमने देखा कि सिंधु घाटी की सभ्यता की जो घर हैं वो किस हिसाब से बने हुए थे, ठीक है। अब हम कल की वीडियो में देखेंगे हड़प्पा सभ्यता, वहाँ से क्या क्या मिला। वैसे अगर आप देखना चाहें तो अभी हम थोड़ा सा और ओवरऑल देख लेते हैं कि वहाँ से हमें क्या क्या मिलता है। वहाँ से हमें कब्रिस्तान भी मिला है, श्रमिक आवास भी मिले हैं, सूती कपड़े भी मिले हैं, बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, ठीक है। तो वैसे तो देखो कितने 250 से 300 के समथिंग हमें नगर मिले हैं, लेकिन 250 से 300 के नगर पढ़ना हम लोगों के बस की बात है नहीं, और ना ही एग्ज़ामिनर के बस की बात है कि वो इतने सारे नगर पढ़ के और फिर हमें वो उसके क्वेश्चन प्रोवाइड करेगा। तो जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके नगर बनते हैं, कौन कौन से, हड़प्पा, चंद्रहूडो बनता है, मोहनजोदड़ो बनता है, लोथल बनता है, कालीबंगा बनता है, ठीक है। तो गिनती के ये 6-7 होंगे, ठीक है।
ज़्यादा से ज़्यादा और 2-3 इनमें काउंट हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें 7 से 8 नगर पढ़ने हैं, उन्हीं में से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो हम अपनी अगली क्लासेस में पढ़ेंगे हड़प्पा और चंद्रहूदरो। अगली क्लासेस में हम कौन से नगर के बारे में जानना करेंगे, हड़प्पा और चंद्रहूदरो। तो हम अपनी अगली क्लासेस में पढ़ेंगे कि हड़प्पा से हमें क्या मिला और चंद्रहूदरो से हमें क्या मिला। क्या मिला ये हम क्यों याद करें, वो इसलिए क्योंकि एग्जामिनर क्या करते हैं, क्वेश्चंस में पूछते हैं कि मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से मिली, ये श्रमिक के अवशेष कहाँ से मिले, सूती कपड़े के अवशेष कहाँ से मिले। तो हमें एक क्वेश्चन याद करने से अच्छा है कि पहले हम थ्योरेटिकल वे में उसे समझें, फिर हम उसे याद करें। तो फिर क्या होता है कि जब भी क्वेश्चंस पूछता है तो हमें एकदम हमारे माइंड में क्लियरली रहता है कि कौन सी चीज़ कौन से नगर से मिली है ना। तो इसलिए हम इन्हें सबको अलग अलग पढ़ेंगे, ताकि फिर हम इन्हें को रिलेटेड करके जब पढ़ें तो हमारे माइंड में बिल्कुल भी ये ना रहे यार श्रमिक आवास तो शायद चंद्रहूदरो से था, नहीं हड़प्पा से था, ऐसा वाला कुछ क्वेश्चन ना हो। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए। गुड नाइट, वंदे मातरम।